जब भी हमें कोई वेबसाइट देखनी होती है तो हमारे पास दो तरीके हैं उसको विज़िट करने के। पहला तो हम ब्राउज़र के एड्रेस बार में डायरेक्टली उस वेबसाइट पे चले जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल facebook.com, डायरेक्टली हम फेसबुक खोल सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन हमारे पास बचता है जिसमें कि हम वेबसाइट का हमें एड्रेस नहीं मालूम है, हमने वेबसाइट को गूगल पे सर्च कर लिया है। तो जैसे ही हमने गूगल पे सर्च किया तो हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट आ जाते हैं उस वेबसाइट या कीवर्ड से रिलेटेड। फिर हम डायरेक्टली उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। इन दोनों तरीकों में, जिसमें कि हमने डायरेक्टली facebook.com लिखा है या फिर हमने सर्च करके फिर हम गए, दोनों ही केस में इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम एक पर्टिकुलर यूआरएल पर जा रहे होते हैं। आज के वीडियो में हम यही देखना चाहते हैं कि ये यूआरएल क्या चीज़ है, ये यूआरएल काम कैसे करता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। इसके बारे में पूरी जानकारी हम आज के वीडियो में लेंगे। इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी इस समय हम पहले मॉड्यूल के वीडियो लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं। फर्स्ट मॉड्यूल के फोर्थ वीडियो में आज हम यूआरएल देखने वाले हैं। पहले के वीडियोस में हमने इंटरनेट, डब्ल्यू क्लाइंट सर्वर मॉडल, ये तीन कायदे से समझे हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूआरएल, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, डोमेन क्या होता है, कितने टाइप्स के डोमेन होते हैं जो कि हमें समझने पड़ेंगे एज अ वेब डेवलपर। ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है। क्लाइंट इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, सर्वर भी इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं। सर्वर कुछ ऐसे मशीन्स होती हैं जो कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हैं क्लाइंट मशीन्स को। क्लाइंट हमारे पास अलग अलग डिवाइसेस हैं, वो सारी डिवाइसेस में वेब ब्राउज़र्स होते हैं वेब डेवलपमेंट के केस में, जिनसे हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। और सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स वापस क्लाइंट को दे देता है। ये सारी चीज़ें, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो एक प्लेटफॉर्म पे हो रही है जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज ये होता है कि जब भी क्लाइंट किसी सर्वर से कनेक्ट करना चाहता है तो वो कनेक्ट कैसे करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे ही कोई मशीन हम कहते हैं कि सर्वर से कनेक्ट करती है, तो बेसिकली उसको चार चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिसके बारे में हमें समझना है, और वो चार चीज़ें मिलाकर ही यूआरएल बनती हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि क्लाइंट जो सर्वर से कनेक्ट करने जा रहा है वो किस प्रोटोकॉल के अंडर में कम्युनिकेशन करेगा। वेब डेवलपमेंट केस में जो जो हम हमारा सब्जेक्ट है वहाँ पे हम फोकस करेंगे एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे, या अगर हम कह दें सिक्योर्ड सेल अगर हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो एचटीटीपीएस को यूज़ करेंगे। नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के बाद सेकंड चीज़ आती है कि सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, क्योंकि जब तक हमें किसी मशीन का आईपी नहीं मालूम है तो उसको हम रिक्वेस्ट कैसे भेज सकते हैं। तो यहाँ पर क्लाइंट कभी भी सर्वर को रिक्वेस्ट तभी भेज पाएगा जबकि हमें उस सर्वर का आईपी मालूम होगा। थर्ड चीज़ हमने देखी थी कि इस मशीन को हम सर्वर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर एक एप्लीकेशन पड़ा है, वेब सर्वर पड़ा है। तो उस वेब सर्वर का हमें पोर्ट नंबर भी पता होना चाहिए, क्योंकि वो उसी पोर्ट नंबर पे वो लिसन करता है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे पोर्ट से कम्युनिकेशन होता है, पोर्ट पे क्या होता है। तो पोर्ट नंबर हो गया, आईपी एड्रेस हो गया, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल हो गया। आखिरी चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि क्या रिसोर्स हम एक्चुअली में रिक्वेस्ट में भेज रहे हैं, किसके लिए हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो रिसोर्स क्या है। ये जब चार चीज़ें हमें पता होती हैं तो इन्हीं चारों को मिला करके हम कह देते हैं कि हमारा यूआरएल बनता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूआरएल एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मतलब है कि एक ऐसा एड्रेस है जिसके द्वारा हम किसी रिसोर्स को गेट कर सकते हैं। तो उस एड्रेस में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, उस एड्रेस में इंपॉर्टेंट है आईपी एड्रेस, उस रिसोर्स को जहाँ पे वो सर्वर, जिस सर्वर पे वो रिसोर्स पड़ा हुआ है, उस वेब सर्वर का पोर्ट नंबर जिस जिस पर वो लिसन कर रहा है, वो रिसोर्स का नाम, और वो प्रोटोकॉल जिसको हम फॉलो करके ये सारा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो ये चार चीज़ें अगर हमें मालूम है तो हम कह सकते हैं कि यूआरएल हमें मालूम है। तो यूआरएल होता कैसा है, दिखने में कैसा क्या होता है, वो हम एक बार समझेंगे। लेकिन उसके पहले एक बात ये समझनी है कि ये जो रिसोर्स का आईपी, रिसोर्स जिस भी सर्वर पे पड़ा है, जिसकी आईपी की हम बात कर रहे हैं, वो आईपी एड्रेस हमें याद रख पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतने सारे सर्वर्स हैं दुनिया में और उन सर्वर्स का अपना आईपी है। वो आईपी कैसा होता है, 10.92.168 डॉट समथिंग, ऐसा करके वो न्यूमेरिकल में डिजिट्स होती हैं, उनको याद करना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए एक डोमेन नेम का कंसेप्ट लाया गया है। डोमेन नेम का मतलब है कि एक ऐसा नाम होता है
जिसको हम याद कर सकते हैं, जैसे facebook.com, google.com। तो हम गूगल के सर्वर का आईपी कभी भी याद नहीं रखते, हम फेसबुक के सर्वर का आईपी कभी भी याद नहीं रखते। हम याद करते हैं facebook.com, google.com, twitter.com, या कोई भी वेबसाइट है तो उसकी कंपनी के नाम से उसका डोमेन नाम वगैरह यूज़ होता है, उसी को हम डोमेन कहते हैं। तो हमने तब देखा कि सर्वर का हमें आईपी पता होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हम आईपी कभी भी ब्राउज़र में लिखते नहीं हैं। तो एक्चुअल में पीछे क्या हो रहा है, वहाँ पर हमारे पास एक डोमेन नेम सर्वर है जिसका काम ही यही है कि आईपी को डोमेन नेम से मैप करना। तो जब भी कोई हम डोमेन लिखते हैं, जैसे facebook.com हमने लिखा, तो क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाएगी डोमेन नेम सर्वर के पास, और उससे वो आइडेंटिफाई करेगी कि facebook.com के सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है। तो जब वो आईपी एड्रेस क्लाइंट को दे देगा, फिर क्लाइंट उस आईपी एड्रेस को लेकर के सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा। तो जो भी हमने कंसेप्ट समझे थे कि यूआरएल में क्या क्या चीज़ें हैं, नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर और डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आईपी एड्रेस को हम हटा देंगे और आईपी एड्रेस की जगह पे डोमेन नेम यूज़ करेंगे। और बैकएंड में हमारे दिमाग में ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डोमेन नेम का मतलब है कि ये मैपिंग है इसकी आईपी एड्रेस से। तो जब भी हम google.com कह रहे हैं, मतलब गूगल के सर्वर के आईपी पे रिक्वेस्ट जा रही होगी, और बीच में ये कम्युनिकेशन हो रहा है जिसमें कि डोमेन नेम सर्वर से वो आईपी निकाल रहा है उस डोमेन नेम के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि यूआरएल में एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो 1994 में बर्नस ली ने ही, जिन्होंने www और इन सब के एक आर्किटेक्चर प्रिपेयर किया था, उन्होंने ही एक डॉक्यूमेंट, आरएफसी डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं रिक्वेस्ट फॉर कमेंट डॉक्यूमेंट, बनाया था जिसका नंबर 1738 था। इस डॉक्यूमेंट में उन्होंने यूआरएल के बारे में जितनी भी स्कीम उन्होंने सोची थी कि कैसा होना चाहिए, उसमें क्या क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए, तो ये एक आरएफसी डॉक्यूमेंट है। जिनको डिटेल में समझना है वो इस यूआरएल डॉक्यूमेंट में जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस आरएफसी डॉक्यूमेंट का लिंक मिल जाएगा। इस डॉक्यूमेंट में पूरी डिटेल बताई गई है कि क्या क्या चीज़ें यूआरएल बनाते समय उन्होंने ध्यान रखी है, क्योंकि वो सारे नियम क्लाइंट सर्वर दोनों को फॉलो करने पड़ेंगे जो भी उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, यूआरएल का हमारे पास एक प्रॉपर सिंटेक्स है, वही सिंटेक्स हमें फॉलो करना होता है। ये सिंटेक्स हमारा आरएफसी डॉक्यूमेंट का मॉडिफाइड है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट बीच में मॉडिफिकेशन होती गई हैं। उसके बाद ये सिंटेक्स फाइनली बन के सामने है, जो कि हम आज के समय में यूज़ करते हैं। इसमें 5-6 कंपोनेंट्स हैं, स्कीम है, यूज़र इन्फो है, होस्ट है, पोर्ट है, पाथ है, क्वेरी है, फ्रेगमेंट है। ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि यूआरएल का पार्ट होती हैं। तो जनरली हम वेबसाइट विजिट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल्स पर जाते हैं, लेकिन कभी हम ध्यान नहीं देते हैं कि क्या ये यूआरएल इतना कॉम्प्लिकेटेड अंदर से हो सकता है। तो एक्चुअल में हम समझे तो यूआरएल में इतने सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि हमें समझने चाहिए कि किसका क्या पार्ट है एज अ वेब डेवलपर, क्योंकि इन सारे कंपोनेंट में कभी ना कभी हम इनके सामने आएंगे। इसमें से कुछ मैंडेटरी हैं, कुछ ऑप्शनल हैं, एक एक करके हम सारे कंपोनेंट को समझते हैं कि किसका क्या रोल होता है। जैसे कि ये एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं। ये एक एग्जांपल है यूआरएल का, https://www.example.com। ये एक ऐसी वेबसाइट एग्जांपल नाम ले रखा है, ://q=AICTE %RLZ=1C1, फिर ऐसा करके लास्ट में हैश करके बार दिया हुआ है। तो ऊपर जो आपको ये यूआरएल का सिंटेक्स दिख रहा है, बहुत हद तक ये सिंटेक्स आपको इस एग्जांपल से समझ में आने लगेगा। इसमें एक चीज़ खाली यूज़र इन्फो हम कह दें कि यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, अदरवाइज सारे कंपोनेंट इस यूआरएल में कवर किए गए हैं। तो ये यूआरएल एग्जांपल ऊपर वाले से कैसे मैच कर रहा है वो अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। एक बार हम सारे सिंटेक्स देख लेते हैं, फिर वापस इस एग्जाम्पल पे आएंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ का क्या मतलब होता है। तो सिंटेक्स में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्कीम। स्कीम का मतलब होता है प्रोटोकॉल। जो भी प्रोटोकॉल का यूज़ करके हम ये रिक्वेस्ट को भेजना चाहते हैं, मतलब इस यूआरएल पर, इस यूआरएल को हम अगर गेट करना चाहते हैं ब्राउज़र पे, तो कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, ये मैंडेटरी होता है। हमें ये बताना पड़ता है कि हम HTTP यूज़ करेंगे, कि HTTPS यूज़ करेंगे, कि FTP यूज़ करेंगे, कि मेल टू यूज़ करेंगे। ऐसी बहुत सी प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हम एज अ स्कीम यूज़ कर सकते हैं यूआरएल में। इसके बाद, स्कीम के बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कोलन का साइन है, फिर यहाँ पे डबल स्लैश है, और उसके बाद यूज़र इन्फो है। तो यूज़र इन्फो का मतलब है कि अगर हम किसी
सर्वर मशीन से कनेक्ट करना चाहते हैं विथ सम यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो उस केस में हमें यूज़र इन्फो की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है एडमिन कोलन 123, तो इसका मतलब हो गया कि एडमिन इज़ अ यूज़र नेम एंड कोलन इज़ अ सेपरेटर बिटवीन यूज़र नेम एंड पासवर्ड, 123 इज़ द पासवर्ड। तो ये यूज़र नेम कोलन पासवर्ड है, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। कहीं कहीं पर सर्वर्स में हमें ये आवश्यकता पड़ती है, जैसे FTP सर्वर पे अगर कनेक्ट करना होता है तो हमें वहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड की भी ज़रूरत पड़ती है। जनरली वेब डेवलपमेंट में जो जनरल वेबसाइट हम विजिट करते हैं वहाँ पर हमें यूज़र इन्फो की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगला कंपोनेंट है होस्ट। होस्ट ही वो कंपोनेंट है जिसमें हम कह रहे थे कि हम डोमेन नेम सर्वर से कनेक्ट करते थे, तो जैसे example.com है, या फिर यहाँ पर हम IP एड्रेस भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये हमारी चॉइस है कि हम होस्ट नेम लिखें, सॉरी डोमेन नेम लिखें, या फिर डायरेक्टली IP एड्रेस उस सर्वर का लिख दें जहाँ पर हमें जाना है। अगर हमने डोमेन नेम लिखा है जैसे example.com, तो ऑब्वियस है कि ये डोमेन नेम DNS सर्वर पे जाएगा और वहाँ पर IP पता करेगा, मैपिंग करेगा कि इस डोमेन नेम के लिए IP क्या है। एक बार वो IP मिल जाएगी फिर उस IP पर वो रिक्वेस्ट भेजेगा। इसके बाद पोर्ट नंबर है, ये ऑप्शनल फील्ड है। पोर्ट नंबर बताता है कि उस मशीन पर, मतलब example.com की जो IP होगी, उस IP वाले सर्वर पर किस पोर्ट पर वेब सर्वर लिसन कर रहा है नेटवर्क को, मतलब किस पोर्ट पर रिक्वेस्ट भेजी जाएगी तो हमारी रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंच जाएगी। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 80 पोर्ट पे अगर हम HTTP का यूज़ करते हैं तो वो जाता है। तो जनरली हम ये :80 हम नहीं लिखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र 80 पोर्ट पर ही रिक्वेस्ट को भेज देता है। फिर ये आता है पाथ, मतलब कि एक बार हमने स्कीम का यूज़ करके सर्वर पे पहुंच गए, फिर सर्वर पे हमें कौन सी फाइल चाहिए वो हमें आगे बताना पड़ता है URL में। पहले सबसे हमने स्कीम बताया, फिर हमने होस्ट नेम बताया या फिर IP बता दिया, फिर हमें स्लैश करके बताना पड़ेगा कि उस मशीन के अंदर किस डायरेक्टरी में या कौन सी फाइल है या रिसोर्स है वो हमें बताना होगा। तो वो पाथ वाले पैरामीटर में हम बता सकते हैं। इतना होने के बाद एक और पैरामीटर क्वेरी है, ये भी ऑप्शनल है, पाथ भी ऑप्शनल है, क्योंकि डायरेक्टली हम example.com पे भी जा सकते हैं। ये एट्रीब्यूट क्या होते हैं कि जब भी हम रिक्वेस्ट को भेज रहे हैं तो कई बार रिक्वेस्ट में हम पाथ के साथ साथ कुछ क्वेरी भी भेजना चाहते हैं, कुछ पैरामीटर भेजना चाहते हैं, वो पैरामीटर ही हम इन क्वेरी के अंदर भेजते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमने गूगल में मान लीजिए कि AICTE सर्च किया, जैसे हम AICTE सर्च करेंगे तो आप यहाँ पे अगर URL पे देखें तो यहाँ पे देखिए google.com/search, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा करके इसने लिखा है सोर्स इक्वल HP, और ये सारे पैरामीटर्स आगे पास किए हुए हैं। इतनी सारे पैरामीटर्स हैं जो कि वो गूगल के सर्वर को भेज रहा है, जिसमें कि OQ इक्वल्स टू AICTE लिखा हुआ है। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि यहाँ पे भेजे जा रहे हैं, मतलब कि गूगल के सर्वर को हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, साथ में हम और डिटेल भी भेज रहे हैं कि हम कहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, किस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। जैसे कि HP का है, HP सोर्स लिखा है, EI लिखा है, किस लोकेशन से भेजी जा रही है, ये सारी डिटेल्स गूगल के सर्वर को हम भेज रहे हैं। क्या सर्च करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है, AICTE हमने सर्च किया है। तो ये सब डिटेल्स जो जा रही हैं वो ही एक्चुअल में हम कहेंगे कि ये URL के क्वेरी का पार्ट होने वाली है। तो ये हमने समझा कि URL की क्वेरी का पार्ट में हम कुछ इनपुट भेजना चाहते हैं सर्वर को कि ये हमारे तरफ से, मतलब क्लाइंट की तरफ से वो रिक्वेस्ट है, क्लाइंट मतलब ब्राउज़र की तरफ से वो रिक्वेस्ट है। ये भी URL का पार्ट क्वेरी में हो सकता है ये ना हो या फिर ये हो भी सकता है, तो ये ऑप्शनल फील्ड है। अगला लास्ट कंपोनेंट है इज अ फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट यूज़ तब होता है जबकि किसी एक वेब पेज के अंदर ही किसी एक सेगमेंट पे हम जाना चाहते हैं। आगे HTML की मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कि किसी पेज में सेगमेंट कैसे बनाए जाते हैं। कई बार होता है पेज की लेंथ बहुत बड़ी है और उसके अंदर मल्टीपल सेगमेंट्स हैं, तो वो मल्टीपल सेगमेंट के अंदर हम कैसे जा सकते हैं, उसके लिए हम फ्रैगमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो URL के सिंटेक्स में हमारे पास ये 7 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें स्कीम, यूज़र इन्फो, होस्ट, पोर्ट, पाथ, क्वेरी और फ्रैगमेंट। अब वापस एग्जाम्पल पे आते हैं और एक बार देखते हैं कि एग्जाम्पल में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले HTTPS है, मतलब ये प्रोटोकॉल बता रहा है, ये हमारी स्कीम है। फिर हमने लिखा :// फिर www डॉट, ये क्या होता है ये एक बार समझेंगे। अभी के लिए हम ये समझ रहे हैं कि www.example.com ये पूरा का पूरा होस्ट है। यूज़र इन्फो इस URL एग्जाम्पल में नहीं है, ये example.com पूरा होस्ट है।
कोलन लगा करके हमने पोर्ट लिखा है जो कि 80 है, ये ऑप्शनल है, हम चाहें तो लिखें या फिर ना लिखें। ये क्वेश्चन मार्क जो है ये बता रहा है कि यहाँ से क्वेरी स्टार्ट हो रही है, सर्च इज अ पाथ। और क्वेश्चन मार्क के आगे हमारी क्वेरी है जिसमें कि दो क्वेरीज में पैरामीटर भेजे जा रहे हैं, एक q इज इक्वल टू AICT और दूसरा RLZ इक्वल टू सम वैल्यू दिया है। इन दोनों क्वेरी पैरामीटर्स के बीच में %, लगा है। ये बता रहा है कि हम सर्वर को रिक्वेस्ट जो भेज रहे हैं उसमें हम बता रहे हैं कि इस पाथ पे हम रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, इस सर्वर पे भेजना चाहते हैं, इस पोर्ट पर भेजना चाहते हैं, इस प्रोटोकॉल के नियम के तहत भेजना चाहते हैं, और साथ में हम ये दो पैरामीटर भी रिक्वेस्ट में भेजना चाहते हैं। और लास्ट में फ्रैगमेंट दिखा है, मतलब ये जो सर्च वाला पेज है जहाँ पर हम जिस रिसोर्स पे ये भेज रहे हैं वहाँ पर उसके एक सेगमेंट है बार, मतलब उसका एक सब सेक्शन है। जैसे कि एक पेज हमने खोला, उस पेज के अंदर भी मल्टीपल पार्ट हैं, तो हम बताना चाहते हैं कि किस पार्ट पर रिक्वेस्ट जाएगी। तो फ्रैगमेंट कैसे काम करता है ये जब हम HTML पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए हमारे समझ में ये आ जाना चाहिए कि ये URL सिंटेक्स और ये एग्जाम्पल आपस में मैच कैसे कर रहा है। यूज़र इन्फो नहीं दी गई है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो URL सिंटेक्स में हमारे पास ये 7 कंपोनेंट हैं, स्कीम, यूज़र इन्फो, होस्ट, पोर्ट, पाथ, क्वेरी और फ्रैगमेंट, जिसमें कि स्कीम का और होस्ट का ये मैंडेटरी होना है, बाकी सारे पैरामीटर ऑप्शनल हैं। यूज़ करना जब ज़रूरत होगी तो यूज़ किए जा सकते हैं, ज़रूरत नहीं है तो नहीं यूज़ किए जा सकते हैं। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, डोमेन क्या होता है। तो जो भी हमने अभी देखा www.example.com या www.google.com, ये डोमेन होते हैं। और ये डोमेन में हम कह सकते हैं कि 3 चीज़ें होती हैं जो इम्पॉर्टेंट है। पहला है टॉप लेवल डोमेन, दूसरा है सेकेंड लेवल डोमेन और थर्ड वन इज सब डोमेन। टॉप लेवल डोमेन क्या होता है? टॉप लेवल डोमेन का मतलब है जैसे कि .com, .in, .gov.in, .org, .edu, ये टॉप लेवल डोमेन है जो ये बताता है कि ये URL का रिसोर्स का टाइप क्या है। तो जनरली जो ग्लोबल वेबसाइट्स होती हैं उनका URL में .com होता है, जो इंडिया की वेबसाइट्स हैं उनमें .in होता है, जो इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं उनको हम कहते हैं .gov.in, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपनी वेबसाइट बनाता है तो वो कहता है .org, कोई एजुकेशनल वेबसाइट होती है तो जनरली वो .edu होता है। तो ऐसे मल्टीपल टॉप लेवल डोमेन है, मल्टीपल टॉप लेवल कैटेगरीज हैं। यही 5 नहीं और भी बहुत सारी हैं, लेकिन हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम कोई वेबसाइट में लिखते हैं google.com, facebook.com, twitter.com, तो उसमें जो .com पार्ट है डेट इज़ अ TLD, शॉर्ट फॉर्म में उसको TLD कहते हैं, वही टॉप लेवल डोमेन है। इसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेकेंड लेवल डोमेन। सेकेंड लेवल डोमेन का मतलब है जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर, AICT, GGPMAT, ये वो नाम है जिससे कंपनी को लोग पहचानते हैं और यही नाम को हम रजिस्टर करते हैं डोमेन नेम सर्वर में। तो जैसे हमने वहाँ पे समझा था कि हम google.com लिखते हैं तो पहले रिक्वेस्ट जाती है डोमेन नेम सर्वर के पास कि google.com में google.com का सर्वर का IP क्या है। तो IP हमें नहीं याद है, इसलिए हम ये सेकंड लेवल डोमेन का यूज़ कर रहे हैं, google.com, facebook.com, तो ये सेकंड लेवल डोमेन होता है। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ डोमेन में होती है सब डोमेन। सब डोमेन किसी एक वेबसाइट का ही सब पार्ट हो सकता है। जैसे गूगल की अगर हम सब पार्ट करें तो गूगल ड्राइव है, उसका डायरेक्टली URL क्या है, drive.google.com। जीमेल अगर हमें खोलना है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं mail.google.com। गूगल के अकाउंट की सेटिंग करनी है तो account.google.com। तो ऐसे ही किसी भी वेबसाइट के सब डोमेन भी हो सकते हैं। अगर हमारे पास कोई सब डोमेन नहीं है तो उस केस में www एक बाय डिफ़ॉल्ट सब डोमेन है जिसको हम लिख दिया करते हैं। तो www.google.com, तो एक्चुअल में वहाँ पे www एक सब डोमेन है। तो URL क्या होता है? URL एक वेब एड्रेस है हमारे लिए, जो इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को हम समझना चाह रहे हैं। इसके लिए हम ये कहेंगे कि ये एक वेब एड्रेस है जहाँ पर हम वेब पेजेस या वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को। किसी भी वेब पेज की रिक्वेस्ट भेजनी है हम तो सर्वर को भेजेंगे, लेकिन कैसे भेजेंगे? विद द हेल्प ऑफ URL। और URL में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ये पूरा सिंटेक्स हमने आज पढ़ लिया। ये खाली वेब एड्रेस के लिए ही नहीं है, ये बाकी चीज़ों भी है, जैसे डेटाबेस से हमें कनेक्ट करना है, किसी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के कनेक्ट करना है, ईमेल करना है, उसके लिए मेल सर्वर को भी हम भेजते हैं रिक्वेस्ट, तो वो अलग अलग स्कीम के थ्रू हो जाता है। मेल टू है, HTTP है, FTP है, ये सारी चीज़ें आगे काम आती हैं। लेकिन कुल मिला जुला के हमें ये समझना है कि URL इज़ अ यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड टू आइडेंटिफाई अ रिसोर्स ऑन द वेब स्पेस।
इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं ये हमारे इंपॉर्टेंट है, कौन सी स्कीम यूज़ कर रहे हैं, होस्ट क्या है, पोर्ट क्या है, पाथ क्या है, और हम उसमें क्वेरी क्या क्या भेजना चाहते हैं। डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो अभी की वीडियो में अगर आपको कहीं पर कोई डाउट लग रहा है, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं या ईमेल करके भी क्वेरी पूछ सकते हैं।